अप्रैल 2019। हर चुनाव की तरह इस आम चुनाव को भी भारत का भविष्य गढ़ने वाला बताया जा रहा है। राजनीतिक पार्टियों का जोर या तो राष्ट्रीय सुरक्षा पर है या रोजगार पैदा करने वाली इकोनॉमिक ग्रोथ पर। हकीकत ये है कि ये दोनों मुद्दे अलग अलग नहीं बल्कि एक ही हैं। समझा कर कहा जाए तो अभी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी कोई भी तात्कालिक इमरजेंसी हमारे सामने नहीं है। आतंकवाद और सीमा पार से होने वाली घुसपैठ का सामना हम दशकों से करते आ रहे हैं, लेकिन दरमियानी तौर पर हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे ज़्यादा हमारी आर्थिक ताकत पर ही निर्भर करती है। आने वाले सालों में रोजगार पैदा करने वाली मजबूत इकोनॉमिक ग्रोथ अगर हमारे हिस्से में नहीं आती है तो हमें कई मोर्चों पर परेशानी उठानी पड़ेगी, जैसे कि अपने फौजी साजो सामान का लेवल बढ़ाने के लिए हमारे पास संसाधन ही नहीं होंगे और वैसा आर्थिक कद हमारा नहीं होगा जो दूसरे देशों को हमारे आतंकवादी और अपराधी पकड़ करके उन्हें वापस लौटाने को मजबूर करे। विभिन्न स्तरों पर उभरते आंतरिक राजनीतिक असंतोष का सामना भी हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बेरोजगार नौजवान अपनी हताशा का इजहार करने लगेंगे। जाहिर है, सार्थक राष्ट्रीय सुरक्षा सशक्त रोजगार परक आर्थिक समृद्धि के बिना पॉसिबल नहीं है। ग्रोथ और नौकरी दोनों ही मामलों में काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है। इनमें सरकार, अर्ध सरकारी और निजी संस्थाओं के दावों में मौजूद अंतर को देखते हुए बेहतर यही होगा कि हम दूसरे सबूतों पर गौर करें। ग्रोथ के मामले में अभी तक निजी निवेश की धीमी रफ्तार, औद्योगिक क्षमता के कम उपयोग और उसकी जिजीविषा की अनुपस्थिति का संकेत देती है, जो मजबूत ग्रोथ के साथ जुड़ी होती है। रही बात नौकरियों की, तो एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म द्वारा 2.7 लाख मतदाताओं का एक सर्वेक्षण बताता है कि बेहतर रोजगार की संभावना उनमें सर्वाधिक के लिए बड़ी चिंता का विषय है। अगर सरकार को लगता हो कि अच्छी नौकरियां भरपूर हैं, तो भी मतदाता इसे लेकर के चिंतित हैं। नौकरियां हम कैसे पैदा करेंगे? निस्संदेह नौकरी देने वाले क्षेत्रों में ग्रोथ की रफ्तार बढ़ानी होगी। इसके लिए सुधारों की एक नई पीढ़ी चाहिए, क्योंकि पुराने सुधारों में अब वैसा दम नहीं रहा। आपस में जुड़े जरूरी सुधारों की जद का जायजा लेने के लिए सिर्फ एक सेक्टर, कंस्ट्रक्शन को लेते हैं। सस्ते मकान, सड़क, रेलवे, बंदरगाह, हवाई अड्डे और व्यावसायिक इमारतों का निर्माण उभरते भारत में कम कुशल लोगों के लिए रोजगार का प्राथमिक स्रोत होता है। पर हमारा निर्माण क्षेत्र ठिठका पड़ा है, कुछ तो भूमि अधिग्रहण की जटिल प्रक्रिया की वजह से और कुछ कर्ज न मिल पाने के कारण। अगली सरकार को उन राज्यों से सीखना होगा जहां भूमि अधिग्रहण तेजी से, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हो रहा है। उनसे सीखकर उनकी प्रक्रियाओं को कानून का रूप देना चाहिए। इससे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का जोखिम कम होगा। बेहतर डिजिटल पैमाइश और मालिकाने के निर्धारण से भूमि अधिग्रहण आसान बनेगा। पैमाइश और मालिकाना तय करने को लेकर के सालों से बहस होती रही है, लेकिन कुछ राज्यों ने ही इसे ठीक से लागू किया है। इसमें तेजी लाई जानी चाहिए। ऐसा हुआ तो सीमांत किसान खेती में फंसे रहने के बजाय किसी लाभकारी फर्म को अपनी जमीन अच्छा किराया लेकर के पट्टे पर दे सकते हैं। भूमि के इस्तेमाल के लिए क्षेत्रीय, पर्यावरणीय और कई दूसरी इजाजतें लेनी पड़ती हैं। नकारात्मक प्रभाव वाली जो चीजें इधर विकसित हुई हैं, उन्हें खत्म किया जाना चाहिए। जैसे हम जल ग्रहण क्षेत्र में सीमेंट भर दे रहे हैं, जिससे जमीन के भीतर पानी का रिसाव कम होता है, भूमिगत जल में वृद्धि नहीं हो पाती और बारिश में बाढ़ के हालात बन जाते हैं। दुर्भाग्यवश अनुमति देने की हमारी व्यवस्था अक्सर विलंब का कारण बनती है और भ्रष्टाचार को जन्म देती है। अगली सरकार का एक लक्ष्य अपने तंत्र को कारगर बनाना होना चाहिए, ताकि चीजें ढंग से चल सकें। विश्व बैंक के डूइंग बिजनेस इंडेक्स के गुण गाने की बजाय
कारोबार पर लाल फीताशाही का बोझ कम करने और निरंतरता के साथ विकास सुनिश्चित करने की जरूरत है। सुधार की जरूरत प्राइवेट सेक्टर को भी है। संदिग्ध गतिविधियों के चलते बैंकों ने कंस्ट्रक्शन कंपनियों को लोन देना बंद कर दिया है। ये कमी वित्तीय कंपनियों ने पूरी की, पर अब वो भी मुसीबत में है। निर्माण कंपनियों को पाक साफ होना पड़ेगा। पारदर्शी भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया और रियल एस्टेट एक्ट जैसे कदम इसमें मददगार हो सकते हैं। स्वच्छ निर्माण क्षेत्र को लोन मिलना मुश्किल नहीं होगा। रोजगार सृजन के लिए अगली सरकार को कई सुधार करने होंगे और इंक्लूजन का सबसे अच्छा तरीका यही है। नई सरकार को अतीत से भी सबक लेना होगा। कोई भी वास्तविक सुधार कार्यक्रम इतना व्यापक होता है और इसमें राज्यों के सहयोग की इतनी ज़रूरत होती है कि ये पूरी तरह से पीएमओ से नहीं चल सकता। सामूहिक जिम्मेदारी वाला मंत्रिमंडल न केवल व्यापक सुधार कार्यक्रमों को स्पीड दे सकता है, बल्कि उन नीतिगत गड़बड़ियों से भी बच सकता है जो निर्णायक शक्ति गिने चुने हाथों में केंद्रित होने से उपजती है। वास्तविक सहकारी संघात्मकता के लिए राज्यों को भी सुधार में भागीदार बनाना होगा। संसाधनों की सीमाओं का भी सम्मान किया जाना चाहिए। आम लोगों की वास्तविक जरूरतों का अच्छे से ख्याल रखते हुए भी बजट की सख्ती बनी रहे, इसके लिए सरकारी योजनाओं को नई तरतीब देनी होगी। और आखिर में भूलना नहीं चाहिए कि टिकाऊ विकास के लिए सामाजिक शांति जरूरी है। नागरिकों के एक बड़े समूह को बुराई की तरह पेश करने वाली कोई भी पार्टी ये सुनिश्चित कर देती है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास दोनों हमारी पहुंच से बाहर रहेंगे। चुनाव में जाते हुए हमारा एक ही उद्देश्य हो सकता है, रोजगार पैदा करने वाला टिकाऊ आर्थिक विकास।